शास्त्री ने कहा, हमें आपका टेप रिकॉर्ड सुनने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। मुझे यकीन है कि कल तक दिल्ली में भी हमारा स्यापा शुरू हो जाएगा। नंदा ने कहा, महाराज आप चिंता न करें, मुझे यकीन है कि मशरक़ी पंजाब की पुलिस उन्हें अम्बाला से आगे नहीं बढ़ने देगी। शास्त्री ने कहा, नंदा जी, शरणार्थियों के रुक जाने या आगे बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पुलिस इनका रास्ता रोक सकती है, लेकिन उनकी आवाज़ पर पहरा नहीं बिठा सकती। मेरा तजर्बा ये है कि जब जिन सिंह और सेवक सिंह के सूरमा हंसते हैं तो पूरा भारत कह के लगाता है, और जब वो जंग के नारे लगाते हैं तो भारत जंग के लिए मजबूर हो जाता है। अब अगर वो स्यापा कर रहे हैं तो पूरा मुल्क स्यापा करने पर मजबूर हो जाएगा। अब तक वो टेलीफोन पर अपने हज़ारों साथियों को ये इतला दे चुके होंगे कि अम्बाला में स्यापा शुरू हो चुका है, इसलिए तुम भी तैयार हो जाओ। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जब दिल्ली में स्यापा करने वालों का जुलूस निकले तो उसका रुख हमारी तरफ ना हो, किसी और तरफ हो। आगे शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। जनरल चौधरी ने कहा, आपका मतलब ये है कि उन्हें भारत की हुकूमत की बजाय भारत के फौजी हेडक्वार्टर का रुख करना चाहिए। शास्त्री ने कहा, नहीं जनरल साहब, मेरा ये मतलब नहीं। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि कोई उनका जोश कैसे ठंडा कर सकता है। इंदिरा गांधी ने कहा, मैं जानती हूँ कि उनका जोश कैसे ठंडा किया जा सकता है। पिताजी ये कहा करते थे कि जब अवाम ज़्यादा जोश में आए तो लीडर को उनके पीछे चलना चाहिए, और जब अवाम का जोश ठंडा होने लगे तो लीडर को आगे आ जाना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि अगर इस वक्त भारत की अवाम स्यापे के मूड में है तो हमें ये जाहिर नहीं करना चाहिए कि हम उनका मूड ख़राब करना चाहते हैं। उन्हें खुश करने और एतमाद में लेने के लिए मैं आज ही ये ऐलान करवाती हूँ कि ऑल इंडिया रेडियो हर सुबह, दोपहर और शाम भारत के कौमी स्यापे का एक ख़ास प्रोग्राम नशर किया करेगा। इस कौमी स्यापे का सुबह का प्रोग्राम पाकिस्तान के उन सिपाहियों के ख़िलाफ़ होगा जिन्होंने हमारे बहादुर अफवाज के हौसले पस्त कर दिए हैं और हमारा अरबों रुपए का असला ज़ाया कर दिया है। दूसरा प्रोग्राम इन मुल्कों के ख़िलाफ़ हुआ करेगा जिन्होंने भारत पर जारहियत का इल्ज़ाम लगाकर इस जंग में पाकिस्तान की हिमायत की है। कौमी स्यापे के इस प्रोग्राम में चीन, इंडोनेशिया, तुर्की, ईरान और अरब मुल्कों के ख़िलाफ़ नारे लगाए जाएंगे। तीसरा यानी रात का प्रोग्राम भारत के दोस्त ममालिक के ख़िलाफ़ हुआ करेगा जिनके सामने भारत की पिटाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हमें खुलकर मदद देने की बजाय सिर्फ टाल मटोल से काम लिया है। हम आवाम को भारत की हुकूमत या फ़ौज के मुतल्लिक सोचने का मौका नहीं देंगे। राधा कृष्ण ने कहा, धन्यवाद श्रीमती जी, धन्यवाद। शास्त्री ने कहा, मुझे आप पर फ़ख्र है। नंदा ने कहा, भगवान के लिए आप अपना वक़्त ज़ाया न करें। शास्त्री ने कहा, मेरे ख्याल में स्यापे का प्रोग्राम सिर्फ रेडियो पर ही नशर नहीं होना चाहिए, बल्कि आवाम को भी इसकी फ़िल्म भी दिखानी चाहिए। चौन ने कहा, और ये फ़िल्म ऐसे कामयाब होनी चाहिए कि देखने वाले रास्ते में स्यापा करते हुए घरों को चले जाएं। इंदिरा गांधी ने कहा, आप इत्मीनान रखें, मैं इस प्रोग्राम को मौसर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करूँगी और मुझे यकीन है कि चंद दिन के अंदर अंदर भारत की आवाम कौमी तराने की बजाय स्यापा सुनना ज़्यादा पसंद करें। जनरल चौधरी ने कहा, मैं उबर भर आपका ये एहसान नहीं भूलूंगा। इस प्रोग्राम के लिए मेरी खिदमत हाजिर हैं। मेरे जवान फौजी परेड के साथ स्यापे की मशक किया करेंगे और ऑल इंडिया रेडियो के लिए उनकी खिदमत बदमुआवजा होंगी। आपको बाहर के आर्टिस्ट भर्ती करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। हमें सिर्फ एक ऐसे उस्ताद की ज़रूरत है जो स्यापे का माहिर हो। इंदिरा गांधी ने कहा, मैं आपकी खिदमत से पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँगी। छागला ने कहा, स्यापा सिखाने वाले उस्ताद और उस्तानियाँ मुहैया करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। एयर मार्शल अर्जुन सिंह ने कहा, इस जंग में सबसे ज़्यादा सदमा भारत के हवाबाजों ने उठाया है, इसलिए मुझे यकीन है कि वो बर्री अफवाज की निस्बत ज़्यादा जोश के साथ स्यापे के कौमी प्रोग्राम में आपका हाथ बटा सकेंगे। इंदिरा गांधी ने कहा, मुझे जिंदा हवाबाजों या सिपाहियों से ज़्यादा जंग में हलाक होने वालों की बीवियों और माओं की ज़रूरत पड़ेगी। चौन ने कहा, वो सब आपके पास हाजिर हो जाएंगी। इंदिरा गांधी ने कहा, शुक्रिया, अब अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अभी घर पहुंचकर अपना काम शुरू कर दूं। राधा कृष्ण ने कहा, आप तशरीफ़ ले जाएं। इंदिरा गांधी हाथ बांधकर नमस्कार करती हैं और कमरे से निकल जाती हैं। कुछ वक्फे के बाद राधा कृष्ण ने कहा, चौन जी अब क्या होगा? चौन ने कहा, महाराज यही बात है मैं आपसे पूछने वाला था। शास्त्री ने कहा, हम सब एक दूसरे से यही सवाल करना चाहते हैं कि अब क्या होगा, लेकिन इसका जवाब देना आसान नहीं। भारत की मिसाल इस हाथी की सी है जो दलदल में फंस चुका है। जनरल चौधरी ने कहा, अगर हाथी से आपका मतलब भारत की फ़ौज है तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यह हाथी अभी ज़्यादा दूर नहीं गया।
मेरा मतलब है कि इसकी अगली टांगे दलदल के अंदर और पिछली दलदल से बाहर हैं। अगर अब भी रक्षा मंत्री इसकी दुम मरोड़ कर आगे हाँकने की कोशिश न करें या महामंत्री जी इसे दलदल के पार यानी वाघा, सियालकोट और कसूर वगैरह के जंगी महाजों से आगे पाकिस्तान की सरसब्ज खेतियां न दिखाएं तो हम इस हाथी को डूबने से बचा सकते हैं। चौन ने चिल्लाकर कहा, मैं आपको 50 मरतबा ये समझा चुका हूँ कि भारत की फौज के लिए हाथी का मनहूस लफ्ज़ इस्तेमाल न कीजिए। जनरल चौधरी ने कहा, लेकिन महाराज हर मरतबा हाथी का जिक्र मैं नहीं बल्कि प्रधानमंत्री ने छेड़ा था और मैं उन्हें ये बता रहा था कि अभी भारत का हाथी पूरी तरह दलदल में नहीं घुसा। अगर हम अकल से काम लें तो उसे बाहर निकाला जा सकता है। चौन ने कहा, लेकिन तुम ये कह रहे थे कि मैं इस मनहूस जानवर की दुम मरोड़ कर इसे आगे हाँक रहा हूँ, यानी ये सूंड वाला बेवकूफ़ जानवर तो बच सकता है लेकिन मैं इसका दुश्मन हूँ। धनी राम ने कहा, चौन जी महाराज आप हाथी को बेवकूफ़ या मनहूस जानवर नहीं कह सकते, वो गणेश देवता है। मोलचंद ने कहा, और गणेश देवता कोई मामूली देवता नहीं महाराज, हम इसकी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। चौन ने पूरी कुव्वत से चिल्लाते हुए कहा, गणेश देवता के बच्चों तुम खामोश रहो वरना मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। इंदिरा गांधी कमरे में दाखिल होती हैं और चौन इसे देखकर अपनी मुठियां भींच लेता है। इंदिरा गांधी ने कहा, क्या हुआ चौन जी, ये गणेश देवता के बच्चे कौन हैं? चौन ने कहा, अगर आपको कौमी स्यापे का प्रोग्राम तैयार करने के लिए गणेश देवता के बच्चों की ज़रूरत पड़ गई तो इन्हें ले जाइए। इंदिरा गांधी ने कहा, मैं गणेश देवता के बच्चे देखने के लिए वापस नहीं आई और आपको मेरी इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है। चौन ने कहा, अगर आप ये देखने के लिए वापस आई हैं कि इस मनहूस जानवर का नाम सुनकर मुझ पर क्या गुजरती है। इंदिरा गांधी ने कहा, आप ज्यादती कर रहे हैं, मुझे हरगिज़ ये मालूम न था कि आप हाथी के मुतल्लिक बहस कर रहे हैं। चौन ने कहा, आपको सब कुछ मालूम था और आप दरवाजे से बाहर खड़ी हमारी बातें सुन रही थी। आपको हमारे सेनापति का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने आपको हंसने का एक और मौका दे दिया है। जनरल चौधरी ने कहा, मैं फिर ये कहता हूँ कि हाथी का जिक्र प्रधानमंत्री ने छेड़ा था। उन्होंने ये कहा था कि भारत का हाथी दलदल में फंस चुका है और मैं आपको ये समझा रहा था कि। चौन ने बात काटते हुए कहा, आप हमें ये समझा रहे हैं कि मैं उसकी दुम मरोड़ कर आगे हाँक रहा हूँ, यानी मैं भारत का दुश्मन हूँ और जंग की सारी जिम्मेदारी तन्हा मुझ पर आयद होती है। शास्त्री ने कहा, लेकिन चौन जी सेनापति जी ने मेरे मुतल्लिक भी तो ये कहा था कि मैं इसे लाठी से हाँक रहा हूँ। जनरल चौधरी ने कहा, मैंने ये नहीं कहा महाराज, मतलब ये था कि अगर आप भारत की फौज के हाथी को हाँक कर आगे न करें तो इसे हलाक होने से बचाया जा सकता है, यानी अगर अब भारत की हुकूमत जंग जारी रखने में ख़तरा महसूस करती है तो जंग बंद हो सकती है। चौन ने कहा, जंग बंद हो या ना हो, लेकिन मैं आपको इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता कि आप पाकिस्तान के हाथों पिटने वाली फ़ौज को हाथी का नाम देकर मुझे राजा पोरस साबित करने की कोशिश करें। इंदिरा गांधी ने कहा, मैं इस बहस में हिस्सा नहीं लेना चाहती, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है पोरस के हाथी दलदल में नहीं फंसे थे बल्कि मैदान से भाग निकले थे और राजा पोरस चौन जी की तरह अपने मुल्क का रक्षा मंत्री नहीं था बल्कि एक हुक्मरान होने के बावजूद जनरल चौधरी की तरह सेनापति के फराइज भी सर अंजाम दे रहा था। इसलिए पोरस और इसके हाथियों के जिक्र से चौन जी को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या जनरल चौधरी को परेशान होना चाहिए। चागला ने कहा, रक्षा मंत्री जी अगर आप बुरा न माने तो मैं कुछ कहने की इजाज़त चाहता हूँ। चौन ने कहा, अगर आपने कोई बुरी बात कहनी है तो यकीनन मैं बुरा मानूंगा। चागला ने कहा, महाराज मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर आप हाथियों का जिक्र बदशुगनी समझते हैं तो मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। मेरा माथा इस दिन ठनका था जब मैंने ये सुना था कि भारत की फर्स्ट बख्तरबंद डिवीजन के टैंकों पर काले हाथी का निशान है। जनरल चौधरी ने कहा, और आपको काले हाथी के निशान से क्या तकलीफ होती है? चागला ने कहा, मेरे दिल में ये मनहूस ख्याल आया था कि पाकिस्तान के मुसलमान भारत के काले हाथियों से खौफजदा होने की बजाय उन्हें अपने लिए अच्छा और भारत के लिए बुरा शगुन समझेंगे। बात यह है कि जब अब्राह ने हाथियों के लश्कर के साथ मक्का पर चढ़ाई की थी तो अपने हाथियों समेत तबाह हो गया था। नंदा ने कहा, और यह अब्राह कौन सा मुल्क है? चागला ने कहा, अब्राह किसी मुल्क का नाम नहीं महाराज, ये यमन का हबशी हुक्मरान था। इसे यकीन था कि अहले मक्का के पास इसका रास्ता रोकने के लिए कोई फौज नहीं है, लेकिन यह एक मौजज़ा था कि आसमान से अबाबीलों का लश्कर नमूदार हुआ और अब्राह और इसका लश्कर अपने जंगी हाथियों समेत तबाह हो गया था। नंदा ने कहा, अबाबील क्या होता है? चागला ने कहा, वह एक छोटा सा परिंदा है महाराज। एयर मार्शल अर्जुन सिंह छोटा सा परिंदा है। मैं समझा था कि यह हवाई जहाज़ की किस्म की कोई चीज़ होती है।
चौन ने कहा, छागला से आपको इंदिरा देवी ने यह बताया होगा कि मैं काले हाथी के जिक्र से परेशान होता हूँ, इसलिए आप ये साबित करना चाहते हैं कि हमारे टैंक काले हाथी हैं और दुश्मन के जेट हवाई जहाज उन्हें तबाह करने वाले अबाबील हैं। छागला ने कहा, नहीं महाराज, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। मैं आपको ये समझा रहा था कि पाकिस्तान के लोग काले हाथी से मरूब होने की बजाय कहीं ये ख्याल न करने पर लग जाएं कि भारत और पाकिस्तान की जंग में भी अबाबीलों का मुजज़ा हो जाएगा। मेरा मतलब ये है कि हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए थी जिससे हमारे दुश्मन का मोराल बुलंद हो। चौन ने कहा, मिस्टर छागला, आप खामोश नहीं रह सकते। छागला ने कहा, मैं आपकी हिमायत कर रहा था महाराज, मेरा मतलब ये था कि। चौन ने गज़बनाक होकर कहा, मुझे तुम्हारी हिमायत की ज़रूरत नहीं, तुम हमारा मजाक उड़ाकर खुश होते हो। इंदिरा गांधी से कहा, श्रीमती जी, आप विद्या मंत्री से पाकिस्तान के खिलाफ रेडियो पर तकरीर करवा सकती हैं, लेकिन हमारे हाल पर रहम करें। अगर आप दोबारा तशरीफ़ न लाती तो छागला जी को अपनी मनहूस ज़ुबान खोलने का मौका न मिलता। इंदिरा गांधी ने कहा, मैं ये कह चुकी हूँ कि मैं इस फजूल बहस में हिस्सा लेने के लिए वापस नहीं आई, और आप मुझे ये बताने का मौका ही नहीं दिया कि मैं क्यों वापस आई हूँ। जब मैं यहाँ से निकली थी तो बाहर गेट पर लड़कियों के एक हजूम ने मुझे घेर लिया था। वो बहुत देर से जनरल चौधरी और एयर मार्शल अर्जुन सिंह और रक्षा मंत्री को तलाश कर रही हैं। वो अंदर आना चाहती हैं और पुलिस उन्हें रोके हुए है। मैंने इन्हें बहुत समझाया कि इस वक्त एक अहम कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन वो गेट से हिलने का नाम ही नहीं लेती। शास्त्री ने कहा, और आप उन्हें ये खुशखबरी देकर वापस तशरीफ़ लाई हैं कि हम सब यहाँ हैं। इंदिरा ने कहा, मेरा ख्याल था कि शायद वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का कीमती वक्त ज़ाया करना पसंद न करें, लेकिन इन पर इस बात का उल्टा असर हुआ है। जब मैंने उनसे जान चुराने की कोशिश की तो कॉलेज की चंद शोख देवियाँ मेरी कार के आगे लेट गईं और मुझे मजबूरन उनके साथ ये वादा करना पड़ा कि मैं आपसे मुलाकात की इजाज़त लेने की कोशिश करती हूँ। चौन ने कहा, और अब आप ये देखने के लिए बेकरार होगी कि कॉलेज की वो शोख देवियाँ हमारा स्यापा किस तरह करती हैं। जनरल चौधरी ने कहा, इस मीटिंग के बाद मुझे अपना स्यापा करवाने की मोहब्बत नहीं है। राधा कृष्णन ने कहा, मुझे मालूम था कि अम्बाला में हमारा स्यापा करने वाली दिल्ली वालों को ज़्यादा देर चलने नहीं देंगे, लेकिन मुझे ये उम्मीद न थी कि ये काम इतनी जल्दी शुरू हो जाएगा। नंदा जी ने कहा, आप खुद बाहर निकलें, और अगर उन्होंने गेट से बाहर हमारा स्यापा शुरू कर दिया तो इन्हें फ़ौरन अंदर ले आएँ, वरना 1 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली की तमाम देवियाँ सड़क पर जमा हो जाएंगी। इंदिरा गांधी ने कहा, महाराज, वो देवियाँ स्यापा करने के लिए नहीं आई बल्कि फूल के हार लेकर आई हैं। वो ये कहती हैं कि हम भारत के रक्षा मंत्री और सेनापति और एयर मार्शल के चरणों को हाथ लगाना चाहती हैं। ये वो देवियाँ हैं जिन्होंने सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो से भारत की फतूहात की खबर सुनी है। वो सेनापति से ये दरख्वास्त करना चाहती हैं कि उन्हें लाहौर और सियालकोट की सैर के लिए परमिट दिए जाए। वो भारत की फतह के तराने गा रही हैं। महाराज, आप इनकी आवाज़ें सुन सकते हैं। शास्त्री ने कहा, इंदिरा देवी, हम बच गए हैं, हम साफ बच गए हैं। भारत के देवता हमारी मदद कर रहे हैं। इंदिरा गांधी ने कहा, मैं आपका मतलब नहीं समझी। शास्त्री ने कहा, आपको अभी समझ नहीं आएगी। अब आपको ऑल इंडिया रेडियो पर कौमी स्यापे का लंबा चौड़ा प्रोग्राम पेश करने की ज़रूरत नहीं आएगी। आप ये देखेंगी कि दिल्ली के तमाम देवियाँ और इसके बाद भारत के तमाम देवियाँ हमारे सिवा तमाम दुनिया का स्यापा कर रही होंगी। जनरल चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री जी, आप तो बच जाएंगे, लेकिन हमारा क्या बनेगा? शास्त्री ने कहा, आपका क्या बनेगा? आपको फूलों के हार पेश किए जाएंगे, आपके चरणों की मिट्टी आंखों से लगाई जाएगी। उन्होंने सेक्रेटरी से कहा, तुम इन देवियों को अंदर ले आओ, उन्हें लॉन में बिठाओ, उन्हें शरबत और आइसक्रीम पेश करो और उन्हें ये कहो कि हम लोग बहुत मसरूफ़ हैं, लेकिन हम भारत की देवियों को मायूस नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी ने कहा, आप इतनी जल्दी उन्हें लॉन में बिठाने का इंतज़ाम नहीं कर सकेंगे। अब शाम होने वाली है और उन्हें ब्लैक आउट से पहले घर भेजना ज़रूरी है, इसलिए शरबत या आइसक्रीम की दावत देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शास्त्री ने सेक्रेटरी से कहा, अच्छा, तुम उन्हें लॉन के अंदर ले आओ, हम वहाँ खड़े खड़े बातें कर लेंगे। सेक्रेटरी चला जाता है। चौन ने कहा, लेकिन महाराज, हमें ये तो बताइए कि आप उनके साथ क्या बातें करेंगे। शास्त्री ने कहा, चौन जी, आप फिक्र न करें। अगर जनरल चौधरी और एयर मार्शल अर्जुन सिंह जी ने किसी बदहवासी का मुजाहिरा न किया तो हमारे लिए इन देवियों से निपटना मुश्किल नहीं होगा। कुछ वक्फे के बाद कमरे से बाहर कुशादा लॉन में लड़कियों का हजूम भारत माता की जय और अखंड भारत की जय के नारे लगा रहा है। राधा कृष्णन और भारत के वज़रा जनरल चौधरी और एयर मार्शल अर्जुन सिंह कमरे से बाहर निकलते हैं तो लड़कियां भागकर इनके गिर्द जमा हो जाती हैं और इनको फूलों के हार पहनाती हैं। सबसे ज़्यादा हार जनरल चौधरी के हिस्से आते हैं। एक लड़की ने कहा, सेनापति जी, आपकी जय हो, हम 2 घंटे से आपको तलाश कर रहे हैं। हम आपका जुलूस निकालना चाहती हैं, लेकिन अब ब्लैक आउट होने वाला है।
भगवान के लिए हमें कल कोई वक्त दीजिए। जनरल चौधरी परेशान होकर इधर उधर देखता है। शास्त्री ने बरामदे की सीढ़ियों पर खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा, मेरी बहनों और बेटियों, भारत के बहादुर सेनापति की हौसला अफजाई के लिए हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन आपको इनका कीमती वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। दूसरी लड़की ने कहा, हम सेनापति जी की जुबान से भारत की बहादुर फौज के कारनामे सुनना चाहती हैं। तीसरी लड़की ने कहा, हम रक्षा मंत्री से दरख्वास्त करती हैं कि हमें लाहौर जाने की इजाज़त दी जाए। चौथी लड़की ने कहा, हमारे लिए स्पेशल गाड़ी का इंतज़ाम किया जाए, हम लाहौर फतह करने वाले सुरमाओं का दर्शन करना चाहती हैं। पहली लड़की ने कहा, महाराज हम ये पूछना चाहती हैं कि रावलपिंडी कब फतह होगा। शास्त्री ने बुलंद आवाज़ में कहा, भगवान के लिए सेनापति जी को परेशान न करो, मेरी बात सुनो। पहली लड़की ने कहा, प्रधानमंत्री जी आपकी बातें हम हर रोज़ सुनती हैं, लेकिन आज हम सेनापति महाराज की बातें सुनना चाहती हैं। इंदिरा गांधी ने कहा, सेनापति जी महाराज बहुत मसरूफ़ हैं, जब वो जंग से फारिग हो जाएंगे तो आप जी भर कर इनसे बातें कर सकेंगे। तीसरी लड़की ने कहा, हम सेनापति महाराज का वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, हम इनसे सिर्फ ये पूछना चाहती हैं कि जंग कब ख़त्म होगी और अनाज कब सस्ता होगा। जनरल चौधरी ने एयर मार्शल अर्जुन सिंह को एक तरफ करते हुए दबी जुबान से, सरदार जी हम फंस गए हैं। अर्जुन सिंह ने कहा, यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, मैं अपने हेडक्वार्टर को टेलीफोन करता हूँ कि हवाई हमले का सायरन बजा दिया गया है। जनरल चौधरी ने कहा, ठहरो, अगर प्रधानमंत्री उन्हें टालने में कामयाब न हुए तो ये हमारा आखिरी हरबा होगा। शास्त्री ने कहा, आप अनाज सस्ता करना चाहती हैं या जंग जीतना चाहती हैं। पहली लड़की ने कहा, हम जंग जीतना चाहते हैं। शास्त्री ने कहा, अगर आप जंग जीतना चाहती हैं तो आपको सेनापति जी से ये कहना चाहिए था कि हमें अनाज की ज़रूरत नहीं, हम एक वक्त भूखी भी रह सकती हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो दोनों वक्त भूखी रह सकती हैं। फिर हमारे सेनापति खुश होकर आपको ये जवाब देते कि अगर भारत की देवियाँ भारत की फतह के लिए 2 वक्त की भूख बर्दाश्त कर सकती हैं तो भारत के सेनापति मिट्टी फाँक कर भी लड़ सकते हैं। पहली लड़की ने कहा, सेनापति की जय। तमाम लड़कियां सेनापति की जय के नारे लगाती हैं। शास्त्री ने कहा, आपको सिर्फ भारत की जय के नारे लगाना चाहिए, और भारत की जय का नारा लगाते वक्त ये नहीं भूलना चाहिए कि वो मुल्क जिन्हें जंग में हमारी हिमायत करना थी, खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हैं। चीन तो हमारा दुश्मन था ही, लेकिन अब इंडोनेशिया भी भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। विदेशी मुल्कों में से बहुत कम ऐसे हैं जिन्होंने भारत का साथ दिया है। भारत की बहादुर फौज पाकिस्तान से लड़ सकती है, लेकिन पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों में भारत का जो स्यापा हो रहा है, इसका जवाब भारत की आवाम ही दे सकती है। हमारे सेनापति को आपसे शिकायत है कि भारत की वो देवियां जिन्होंने सदियों कबल नाच और राग की तरह स्यापे को भी एक फ़न बना दिया है, इस नाजुक मौका पर अपने कौमी फरीज़े से गाफिल हैं। अगर तुम इस जंग में हिस्सा लेना चाहती हो तो पूरी जोश के साथ चीन, इंडोनेशिया, तुर्की, ईरान और दुनिया के अरब के इन ममालिक का स्यापा करो जो खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। तुम यूएनओ के इन मुल्कों का स्यापा करो जो भारत की एक जीती हुई जंग बंद करने पर मजबूर कर रहे हैं। तुम बरतानिया और अमेरिका का स्यापा करो कि उन्होंने खुलकर हमारी हिमायत करने की बजाय हमें वाफर असला रुपया देना बंद कर दिया है। अगर अमेरिका को इस बात का खौफ होता कि इसने हमें मज़ीद टैंकों और हवाई जहाज़ों के अलावा अपना वाफिर सरमाया न दिया तो भारत की देवियाँ उनका स्यापा करने पर मजबूर हो जाएंगी, और जब भारत की देवियाँ स्यापा करने पर मजबूर हो जाएंगी तो भारत के मर्द भी इनके साथ देंगे। तो आज मुझे ये कहने की ज़रूरत पेश ना आती कि तुम्हें जंग जीतने के लिए फाके करने पड़ेंगे। भारत में 40 करोड़ इंसान रहते हैं और दुनिया की कोई कौम 40 करोड़ इंसानों का स्यापा बर्दाश्त नहीं कर सकती। भारत का ये हथियार एटम बम से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। जब भारत की पूरी आबादी एक साथ स्यापा करेगी तो उनकी आवाज़ 7 समुंदर पार सुनाई देगी। फिर वो हुकूमतें जो आज हमारे हाल पर तवज्जो नहीं देती, ये कहने पर मजबूर हो जाएंगी कि भगवान के लिए जो चाहो ले लो, लेकिन हमारा स्यापा न करो। लेकिन हमारा ये हाल है कि कश्मीर के 40 लाख इंसानों ने हमारा नाक में दम कर दिया है। श्रीनगर में हर रोज़ हमारा स्यापा होता है, लेकिन भारत की देवियाँ खामोश हैं। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।